एक जजमेंट आई रिसेंटली जिसने सबको हिला दिया। मैं चाह नहीं रहा था इस पे वीडियो बनाना बिफोर कंप्लीटली रीडिंग दिस जजमेंट। ये 63 पेज की जजमेंट है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसका क्रक्स मैं अगर बता दूं तो इशू ये था कि क्या जो अपॉइंटमेंट है जजेस की और जो इनका प्रमोशन होता है, जो क्राइटेरिया है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंप्लीशन एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो इनके प्रमोशंस होते हैं और जो इनके परसेंट कोटा है, क्या इसको रखना चाहिए रिजर्वेशन में या नहीं। और इसमें मेनली 8 इशू बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इशू नंबर 1 ये था। इशू नंबर 2 था कि वेदर द मिनिमम क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर अपीयरिंग अपोजिट एग्जामिनेशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अब क्या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको कम कर देना चाहिए एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए, और कर देना चाहिए तो कितने साल कर देना चाहिए। इशू नंबर 3 था कि एज टू वेदर अ कोटा नीड्स टू बी रिजर्व फॉर मेरिटोरियस कैंडिडेट। अब क्या जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई कोटा रखना चाहिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए और सीनियर डिवीजन में, दैट वेदर एन इंसेंटिव फॉर मेरिट इन द कार्डर ऑफ सिविल जज। और क्या इसमें और इंसेंटिव्स ऐड करने चाहिए, तो क्या करना चाहिए, इशू ये है यहाँ पर। उसके बाद इशू नंबर 3 मैंने बता दिया। इशू नंबर 4 था कि इफ़ यस देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज। परसेंटेज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए जूनियर डिवीजन जजेस को। इशू नंबर 5 ये था कि एज टू वेदर द कोटा टू बी रिजर्व फॉर द अफोर्सेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द कार्डर स्ट्रेंथ ऑन और द नंबर ऑफ द वैकेंसी अकरिंग इन दी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर। कितना होना चाहिए रिजर्वेशन और जो कार्डर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, कितनी वैकेंसी होंगी, या वो पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट ईयर पे डिपेंड करेगा। इशू नंबर 6 एज टू सम सुटेबिलिटी टेस्ट। क्या टेस्ट मिलिट्री एग्जामिनेशन तो 3 साल मैंडेटरी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो जजमेंट में बताई गई हैं, जो कि हाँ, इसको उस डेट से माना जाएगा जिस डेट पे आपका ऑल इंडिया एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाता है, AIBE आपको क्लियर हो जाता है। और जिस दिन आपका वो क्लियर होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका पास दिखाते हैं, आप एनरोलमेंट आपका परमानेंट बनता है, ये यहाँ उस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ जो कैलकुलेशन आपको समझना है, इशू नंबर 7 और 8 में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो इशू यही था एक्चुअली कोर्ट के बाद कि एक तो देखो इशू इसमें इस पूरी जजमेंट में इशू ये था कि जो जजेस हैं इनकी जो इनमें जो कोटा दे रखा है, क्या उस कोटे को चेंज करने की जरूरत है, या जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो सीनियरिटी बेसिस पे इनके प्रमोशंस होते हैं। दूसरा, तीसरा, और जो इनकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं इनको, क्या इनको इक्वल लेवल पे रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो कितना परसेंटेज होगा उसका। और अगर एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर डिवीजन के जजेस को जिनकी अपॉइंटमेंट होती है तो कितना होना चाहिए। फिर अगर जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं पर्टिकुलर ईयर शुड बी कैलकुलेटेड कार्ड स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी अकरिंग इन द पर्टिकुलर ईयर रिक्रूटमेंट ईयर। तो इशू नंबर 5 वही है कि क्या वेदर द कोटा टू बी रिजर्व फॉर द कोर्स डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन अ पर्टिकुलर, और तो क्या उस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की कार्डर के लिए वैकेंसीज को रखना पड़ेगा। तो इशू ये थे ब्रीफली। तो शुरू करते हैं जजमेंट को। प्रीफेस पढ़ा है मैंने भाई, ये प्रमोशन सिलेक्शन कैंडिडेट्स क्या होगा, इसमें बैच एप्लीकेशंस थी, तो कोर्ट ने सारी एप्लीकेशन रखी। और ये एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन थी फॉर रिलीव ऑफ कोटा LDCE वेस्ट बंगाल जुडिशियल मेंटेनेंस। फिर दूसरी इनकी थी कि मेथड क्या होगा, रेगुलर प्रमोशन और एनहेंस, और इनका एनहांस परसेंटेज कोटा क्या रहेगा, और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जजेस के। तीसरा आइए मतलब इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन, ये फाइल की थी मॉडिफिकेशन जो ऑर्डर हुआ था जिसमें इंक्रीज हो गया था कोटा 25% से 25%, किससे 10% से। उसके बाद एक आई फाइल की थी जो थी LDC एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में LDCE कोटा जो है वो यूटिलाइज हो। उसके बाद एक जजमेंट पास हुई थी रिपिटिशन 122 1022 में, जिसकी रेस्टोरेशन की बात चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ इन सब चीज़ों में, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग व्हेन ये अलग अलग IAS फाइल की थी। और जब हम जजमेंट शुरू करते हैं तो हमें देखना होगा कि इसके जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो क्या है। जैसे स्टार्टिंग के जो पार्ट है ये ऑपरेटिंग पार्ट नहीं है जजमेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेंशन है, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 जो है इसका, जो कि एक्चुअली पेज नंबर 3 है, तो इसमें जो लिखा हुआ है बी आर गवाई प्रीफेस, अब ऑब्वियसली प्रीफेस लिखा है, ये क्या है, ये बैकग्राउंड बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, कितनी आईएज आई है इसमें, क्या कौन कह रहा है। इसके बाद जब जजमेंट शुरू होगी मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग पार्ट क्या है। ऑपरेटिंग पार्ट जजमेंट का वहाँ से होता है जहाँ से इश्यूज लिखे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बनेगा ऑपरेटिंग पार्ट, इसका पेज नंबर 9। तो इसमें इशू यही है, इशू नंबर 1 जो मैं आपको बता चुका हूँ, लिमिटेड डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE, इस ये इशू था। और
जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी की एग्जामिनेशन की कोचिंग कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि जुडिशरी के पेपर देंगे। तो इस तरह से जो काम कर रहे थे लोग, ये इशू सबसे बड़ा उनके लिए आ गया है। जैसे जजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत ब्रीफ है, मेनली मतलब इसमें इसमें बहुत सारे पैराज हैं जिसमें मेंशन है कि अलग अलग स्टेट से कंप्लेंट्स आई हैं। वन है इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। However, since the passage of time, sufficient number of candidates in court of the Carter senior citizen report filed on in response to the direction issued by this dated 25 days, High Court filed their response from the data complied by the London amicus curiae। amicus curiae का मतलब क्या होता है? amicus curiae एक इंडिपेंडेंट पार्टी अपॉइंट कर दी जाती है बाय द कोर्ट, जो कि देखता है केस के ऑब्जेक्टिव और केस में क्या चल रहा है, जिसका किसी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो होता है माइकल स्क्यूलर। इट इज फर्दर टू बी नोटेड दैट इवन हाई कोर्ट हैव रिकमेंडेड, अब ये हाई कोर्ट्स ने भी रिकमेंड किया है, LDCE quota to be restored 25%, have further recommended that if seat remains vacant there shall be filled up by regular promotion। वही, वरना रेगुलर प्रमोशन से भर दी जाएंगी सीट्स। उसके बाद जो हमारे लिए और एक और ये पैरा 26, अब ये जो इशू था जुडिशियल ऑफिसर्स का, कि इन सम ऑफ द स्टेट, अब क्योंकि जुडिशरी जो है वो अलग अलग बार के स्टेट लिस्ट में आ जाती है या बार के रूल्स में आ जाती है, तो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होती है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो बार हैं अलग अलग जो कार्डर हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो स्टेट्स डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि इन सम स्टेट्स जुडिशियल ऑफिसर हु कंप्लीट्स अबाउट 5 years सर्विस इन द कार्डर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन इन नॉर्मल कोर्स बिकम एंटाइटल्ड टू प्रमोटेड इन कार्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। वी हैव ऑलरेडी फ्रेम्ड इशू नंबर 2 डीलिंग विद दिस इशू, इस व्हिच वी आर कंसीडरिंग इमीडिएटली आफ्टर दिस इशू। We find that view the answer proposed by issue number 2, sufficient number of citizens from the cadre of civil senior division would be available, would be eligible for appearing LTCE। रिपब्लिक ऑफ सफिशिएंट वही बता रहे हैं, ये 25% LTCE कोटा में रखने की बात हो रही है। इन सच अ केस फाइंड नो एडवर्स इम्पैक्ट, कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं, कोर्ट ने ये भी बोला कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं होगा अगर हम एक LDCE कोटा जो है उसको इंक्रीज कर दें 25% तक। और उसके बाद है नंबर ऑफ सीट्स, हाँ लेकिन हाँ उन्होंने एक वार्निंग दे दी है कि फ्रॉम अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट ना हो इसके एडवर्स जस्टिस के लिए, तो ड्यू टू सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स नॉट बीइंग फिल्ड अप वुड बी आल्सो नो प्रियाइज टू कॉस्ट टू रेगुलर promoters and same time same exercise would be provided an incentive and meritorious judicial officer if their merit deserves the same। तो जो meritorious judicial officers होंगे इनके लिए तो काम वैसे ही चलेगा, वही कह रहे हैं कि इनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, अब ये कोटा वाले भी होंगे और एक ये 25% कोटा एक रिजर्वेशन रखेंगे मेरिटोरियस जुडिशियल ऑफिसर्स, और जो अच्छा काम करने वाले लोग होंगे जाएगा उनके लिए ये रेगुलर प्रमोशन के कोटे या मेरिट बेस्ड सीनियरिटी कोटा भी रखा जाएगा। इशू नंबर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं है। अब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ईयर की 5 years में सिविल जज नोटिस 29 अप्रैल परटेन्स टू वेरी गुड। इसका जो पॉइंट 17 है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 20 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द वेरी पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द चैनल ऑफ प्रमोशन थ्रू LDCE वाज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू द ऑफिसर्स अमंग द रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर्स टू improve and to compete with each other so as to excel and get quicker promotion in a peculiar situation prevailing in the High Court of Delhi। The very purpose was stated, we are therefore considering view that peculiar facts, वही वो कह रहे हैं कि ये जो पैसे की बातचीत जहाँ आ जाती है वहाँ मामले खराब होते हैं। तो इसी तरह से बहुत ये सारे पेजेस हैं, अलग अलग कोर्ट्स के रिकमेंडेशन है कि वो क्या चाह रहे हैं। जैसे कि पैरा 18 में लिखा है, श्री राव लंडन सीनियर काउंसिल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट फेयरली स्टेटेड दैट हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन इट्स ओन हैज रिजर्व 2 सीट्स, इनके पास 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर प्रेजेंट जुडिशियल ऑफिसर, जो उनके पास अभी प्रेजेंट में जुडिशियल ऑफिसर उनके लिए एप्लीकेंट, सो दैट देयर क्लेम आर नॉट डिफीटेड, तो जो एप्लीकेंट आएंगे तो उनके क्लेम डिफीट ना हो बाय पैसेज ऑफ टाइम और बाय डिले इन होल्डिंग द एग्जामिनेशन। इसीलिए इंडिया सबमिशन नो अदर नेसेसिटी पास रिजल्ट आई पैरा। तो ये बात है। इसके बाद अलग अलग स्टेट्स के कंसिडर कर रहे हैं कि 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बेसिकली इस जजमेंट में जितने भी टाइमलाइन अप्रोच्ड इशू थे, फॉर एग्जांपल टाइमलाइन अप्रोच इन रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, टाइमलाइन इन अप्रोच टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जूनियर डिवीजन जुडिशियल ऑफिसर्स, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी और जो पीरियड टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा फॉर योर 3 year क्वालिफाइंग एज अ एडवोकेट, तो वो पीरियड की डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस जजमेंट में इसको कंसिडर किया है कोर्ट ने। जैसे कि ये जो स्टार्टिंग है पेज 33, 34, 35 तक, ये हम जजेस की बात कर रहे हैं, जो कि मेनली हमारी हमें जैसे अलग अलग स्टेट्स का दे रखा है, उनके कार्डर्स कैसे होते हैं, तो ये दिया हुआ है इसमें। जब हम इसके आगे हम बढ़ी नंबर 4 और इशू नंबर 3, as to whether the quota needs to be reserved for meritorious candidate from the civil judge junior division to civil judge senior division, so that there is an incentive for merit in the cadre of the civil judge junior division, and if yes then what should be the percentage thereof should be minimum experience as a civil judge junior। अब अगर हम उनको meritorious student के बेसिस पे एक स्पेशल कोटा रखते हैं
जूनियर डिवीजन जजेस के लिए। तो क्या ये जो जजेस हैं, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ देयर ऑफ दैट, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए मिनिमम एज अ जूनियर जज। तो पैरा 43 से ऑपरेटिव पार्ट शुरू है इसका। द हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री हैव गिवन वेरिंग ओपिनियन, सबकी अलग अलग ओपिनियंस हैं, कुछ कह रहे हैं 2 साल रखते हैं, कुछ कह रहे हैं 3 साल। देयर आर सम हाई कोर्ट्स हैव अपोज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सच अ कोटा, कुछ हाई कोर्ट्स ने तो इस तरह के कोटे के लिए मना ही कर दिया साफ तौर पर, प्रोमोटिंग दैट फ्रॉम सिविल जज जूनियर टू सिविल जज सीनियर डिवीजन। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द हाई कोर्ट हैव रिकमेंडेड द सेम, देयर आर आल्सो डेवलप्ड व्यू minimum numbers of year to be put by a civil judge junior before the considering as a eligibility for being promoted as civil judge senior division। तो एज अ सीनियर जज बनने के लिए भी वो लोग तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स होने चाहिए जूनियर डिवीजन जजेस के भी, जो जूनियर डिवीजन बन के आ जाते हैं। लेकिन अब क्या जूनियर डिवीजन बनने से पहले भी कोई क्वालिफाइंग टाइम पीरियड होना चाहिए? जूनियर डिवीजन बनने के बाद कितना टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर एलिजिबल टू टू दी सीनियर जज? इसी में है थर्ड आइजा केस, ये जो पैरा 44 में लिखा है। पैरा 45 उसके बाद दिस कोर्ट कंसीडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ शेट्टी कमीशन। शेट्टी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ये ध्यान रखिएगा आप कभी एग्जाम में, शेट्टी कमीशन ने क्या किया है क्या नहीं किया है ये सब बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा। शेट्टी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी रेलेवेंसी में। तो शेट्टी कमीशन प्रोवाइड कर रहा है 25% कोटा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम बार और 75 फ्रॉम प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मेरिट कम सीनियरिटी, और जो 75% कोटा रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय एलडीसीई एज प्रोवाइडेड। तो वो कह रहे हैं 25% जो है वो एलडीसीई जो प्रमोशन बेस्ड है और मेरिट जो जजेस होंगे उनके लिए हो जाएगा। वहीं यहाँ लिखा है field of LDCE so as to provide an incentive to the majority candidates. We are of the view that there should be no reason as to why the said principle also cannot be adopted. The mechanism needs to be introduced while incentive and earlier promotion for merit. वही earlier promotion देना चाहिए किनको? जो meritorious candidates हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो एक्सीलेंस दिखा रहे हैं जुडिशरी में भी। 5 as to whether the quota to be reserved for the aforementioned departmental examination in a particular year should be calculated on the cadre strength or on the number of vacancy occurring in the particular रिक्रूटमेंट ईयर। तो इसमें क्या हुआ है, इनसे दिस इशू कंसर्न, इसमें कहा है गवर्नमेंट एक्सेप्ट होता है स्टेट ऑफ हरियाणा और मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन सब ने रिकमेंड किया है जो वैकेंसी होंगी, जो सीट वैकेंट हैं, उन वो कैसे भरी जाएंगी? टोटल कालेक्शन आर नॉट एज पर द वैकेंसी अराइजिंग इन पर्टिकुलर, हर साल की वैकेंसी के बेसिस पे ना भरी जाएंगे। द लर्नड केमिकल्स क्यूरे हैज प्लेस्ड ऑन द चार्ट डिपिक्टिंग द सेट पोजीशन ऑफ ऑल द सेट हु हैड फाइल्ड देयर रिस्पांसिव। लेकिन कोर्ट ने यहाँ बोला है we are of the view that a uniform practice needs to be follow all states in the country। कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि सारे स्टेट्स में एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, रादर टॉकिंग अबाउट एलडीसीई या फिर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हो गए या देयर प्रमोशंस, whatever it is, it should be applicable in a uniform way followed by the states। So since most of the states are already filling up the vacant post as per the total cadre strength, जितनी उनके cadre में जगह है, जितनी cadre में जगह है उतनी वैकेंट पोस्ट को भरा जा रहा है, उसको उस तरीके से। तो कीपिंग यूनिफॉर्मिटी इन द माइंड वी आर ऑफ द व्यू दैट कोटा टू बी रिजर्व फॉर एलडीसीई शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ cadre strength। मान लीजिए में से दो सीट्स उन्हें छोड़ दी हैं cadre strength वो एलडीसीई के लिए, जो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए हैं, बाकी 8 सीटें वो भरवा रहे हैं। किस तरीके से वो भरवा रहे हैं? एग्जामिनेशन और इन सब चीज़ों के थ्रू, और ये चेक कर रहे हैं कि कौन कितनी मेजोरिटी में है, कौन कितने ज़्यादा आगे है नंबर्स में, और अपने जो उनका जो बेसिस क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। इशू नंबर 6 जो ये है, as to whether some suitability test should also be introduced while promoting the civil judge senior division to the cadre of district judge against the existing 65 quota promotion high judicial service on the basis of merit cum services। क्या इसमें कोई टेस्ट ऐड कर दिया जाए? अलग अलग कोर्ट्स का अलग अलग कहना है। और while we are agree, अब ये लिखा हुआ शेट्टी कमीशन, while we agree with the शेट्टी कमीशन that the recruitment to the high judicial service that is district judge cadre and among the advocates should be 25% and the process of recruitment is to be the competitive exams both written। तो written भी होने चाहिए, वाइवा भी होने चाहिए, or we are in the opinion that there should be an objective method of testing the suitable subordinate judicial officers for promotion of the higher judicial services। डिस्ट्रिक्ट जजेस से ही ऊपर जाते हैं जजेस, अब तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या एडिशनल एग्जाम्स भी लेने चाहिए? तो ये सवाल है कोर्ट का। तो 50% ऑफ द टोटल पोस्ट ऑफ हायर जुडिशियल मस्ट बी फिल्ड बाय प्रमोशन। जो 50% है वो तो प्रमोशन से भरनी चाहिए ऑन द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ मेरिट कम सर्विसेज। जो सीनियर होगा वो प्रमोट होगा। फॉर द दिस पर्पस द हायर कोर्ट शुड डिवाइस एंड इवॉल्व अ टेस्ट। वही कह रहे हैं कि एक टेस्ट और एक डिवाइस बनाया जाए order to ascertain and examine the legal knowledge of those candidates to assess their continued efficiency and adequate knowledge of the case law। तो क्या वो उस लेवल पे है भी कि उनको प्रमोट किया जाए एज अ हायर जज? तो इस तरह से एक टेस्ट और इस तरह की चीज़ें बनाने की बात की जा रही है इसमें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट, वो की है हमारी बात है इशू नंबर 7, जो कि पेज नंबर 38 से शुरू होता है। एज टू वेदर द रिक्रूटमेंट और हैविंग मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। आप अगर ध्यान देंगे तो ये बात कहाँ से चल रही है? ये बात शुरू से आ रही है। जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस का प्रमोशन, जजेस की रिक्रूटमेंट, जजेस का हायर जुडिशरी में जाना, तो किस तरह से इनका प्रॉपर एक चेन में काम होना चाहिए। अगर एक स्टेट कह रहा है कि हम 3 साल
काम करने के बाद एज अ जूनियर जज को हम चौथे साल में एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू होगा, फिर वाइवा होगा, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद 4 साल 5 साल वो काम करता है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो उतना केपेबल है अंडरस्टैंड करने में लॉ, उसके बाद उसको हायर ट्रू। जुडिशरी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इशू नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप क्या, कि एक जो बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, बी एल एल बी कर रहा है 5 साल का, या फिर एल एल बी ऑनर्स कर रहा है 3 साल का, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का लॉ कर रहा है, तो अब ये जो नया फ्रेश ग्रेजुएट आया है कॉलेज में, अब ये लड़का सोच रहा है कि मैं, या लड़की सोच रही है कि मैं जज बनूंगी, ठीक है बनूँ, लेकिन अब इसके कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। 20 साल से यही चल रहा था कि कोई भी बच्चा, इवन स्टूडेंट जो कि जूनियर है, जो कि कॉलेज में है, और अब जाके वो डायरेक्ट, बहुत बार ये हो जाता था कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अब ये एज अ जज अपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज ये फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी? एग्जाम क्वालिफाई करना, इंटरव्यू देना और मेरिट में आना, तो उनका नंबर आ गया तो दे अपॉइंट एज जजेस। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके पास जो नॉलेज होती है वो वोकेशनल लैंग्वेज होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, before this judgment, I am of the view that bookish knowledge is way way lesser than the practical knowledge। दुनिया की जो समझदारी की जो समझ है, ये होना इतनी ज़रूरी है। एक 3 साल या 5 साल का ग्रेजुएट लड़का या लड़की जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उसके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट की, एक जिले की, एक एरिया की पावर आ जाना, जो जो कि इतनी ब्रॉड सेंस में है कि उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो अब क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उस चीज़ को समझ पाए? हाँ, लोग इस चीज़ को अदरवाइज बिल्कुल लेंगे, क्योंकि अब मान लीजिए एक बच्चा है, क्योंकि इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि बच्चों के एंगल से अगर सोचा जाए तो पर्सपेक्टिव ये भी है कि यार मैं, मेरे फादर जज थे, मेरी मदर जज हैं, मेरे ग्रैंड फादर जज थे, अब मेरे फैमिली में सब जजेज हैं, मान लीजिए एक भी जज नहीं है, मान लीजिए मैं पहला जज हूँ, मेरे घर में मैं चाह रहा हूँ मैं जज बनूँ, लेकिन लेकिन इसके कुछ वो हैं, इसके कुछ थ्रेड्स हैं, अलग है। क्या इस बच्चे, ये बच्चा वो लॉ की उतनी समझ रखता है? तीसरी चीज़, हाँ, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं पहले भी कह रहा था, वो बात को कंटिन्यू करते हुए, कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये नुकसान हो गया है जजमेंट के आने से, कि जो बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन या 5 साल का एल एल बी ऑनर्स कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही कोचिंग शुरू कर लेते हैं। अब कोचिंग या तो घर से करने लगते हैं, जुडिशरी की कोचिंग करने लगते हैं, या तो बाहर से। तो अब जो अब दुकानदार हैं, कोचिंग के दुनिया में दुकानदार हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो इनका धंधा खराब हो गया। तो इनका जो धंधा खराब हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझिए, हर साल तकरीबन लाखों बच्चे प्रैक्टिस देते हैं, वो एनरोल होते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में, जो कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं ये लोग। तो इनके इंस्टीट्यूट्स का तो इतना नुकसान हो गया, क्योंकि इनकी जुडिशरी के कोर्सेज अब बंद दिए हैं, क्योंकि अब 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है। तो ये इस तरह से भी बच्चों को समझा रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है, बड़ा गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं मानता हूँ बच्चों का नुकसान है, जो 3 साल 2 साल से पढ़ रहे थे, अब उनका क्या होगा, वो बात बिल्कुल सही है एक जगह पर। लेकिन जब हम इस चीज़ को ब्रॉड सेंस में देखते हैं, अपने से ऊपर देखते हैं, तब हम समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, जो कि एक करेक्ट ऑफिसर हो। क्योंकि ये जो ड्यूटी है, टू जज अ केस ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस, कभी कभी केस के फैक्ट्स से भी ऊपर उठना पड़ता है। 53, पेज नंबर 38, these issue pertain to the question। अब यहाँ सवाल उठता है कि whether the requirement of minimum 3 year practice for appearing examination of the post of civil judge junior division, which was done away by the court third आइजा case, requires to be restored or not। क्या इसको रिस्टोर करने की जरूरत है भी या नहीं? जो एंसिलरी क्वेश्चन है, दैट इज टू बी फ्रेम्ड बाय अस, इज एज टू हाउ मेनी एक्सपीरियंस शुड बी प्रिस्क्राइब। कितने साल का एक्सपीरियंस जरूरी है? कि एक जो बच्चा है 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद आ रहा है, एलएलबी करने के बाद आ रहा है, बीएलएलबी करने के बाद आ रहा है, सिविल जज की तैयारी कर रहा है, सिविल जज का पेपर देना चाहता है, तो इसकी कितने साल की प्रैक्टिस मांग ले हम? सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे। पैरा 54, वाइल वी कॉल्ड अपॉन द रीजंस। अब इनने अलग अलग हाई कोर्ट से पूछा था कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। बड़ा कमाल के सबके तरीके हैं बताया, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वाइल वी हैव कॉल्ड अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द वेरियस कोर्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, वाइड ऑर्डर काउंसिल। मैंने एक्चुअली, हुआ ये कि मैंने कल रात को ये पूरी जजमेंट पढ़ लिया, और जो रेलेवेंट जजमेंट के पार्ट थे वो मैंने हाईलाइट भी किए थे, एंड मैंने मेंशन भी किया था, इवन दो मैंने मेंशन भी किया था कहाँ क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने लिखा भी था मेरे टैब पे। बट अब प्रॉब्लम ये, वो पीडीएफ मेरे से मिस हो गया है, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, बट या लेट इट बी। सबमिटेड एज पार्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन इनिशियल प्रोविजन। ये जो है पैरा 54 का, ये जो क्वेश्चन है, जो श्री काउंसिल जो कह रहे हैं, एज पर दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन, इनिशियली वो कह रहे हैं कि जैसे प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, आप ग्रेजुएट हुए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और पीछे से बताऊं क्या, चलिए और पीछे से शुरू करते हैं, आपने 12वीं पास की, आप कह रहे हैं कि मैं अब बी एल एल बी कर लेता हूँ, तो आप 5 साल के लिए बी एल एल बी करने चले गए अपने कॉलेज के बाद। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है? इसके बाद एक ऑप्शन है, अब आपने बी एल एल बी कंप्लीट कर लिया, अब आप कह रहे हैं मेरे को वकील बनना है, तो आप क्या करेंगे, आप एनरोलमेंट करवाएंगे किसी स्टेट बार में। स्टेट बार में एनरोलमेंट करवाने के लिए प्रोसीजर है, फॉर्म है, वो मेरी वेबसाइट पे, मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है, कैसे आप भरते हैं फॉर्म, वो सब आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, वैसे रेलेवेंट नहीं है इस कंटेक्स्ट में। रेलेवेंसी बस इतनी है कि आप
स्टेट बार में एनरोल होते हैं एज अ प्रोविजनल एडवोकेट 2 साल के लिए। अभी 2 ही साल क्यों है? 2 साल इसलिए कि 2 साल में आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, जो कि वकीलों की परमानेंट मेंबरशिप है एक तरह की। जैसे आप स्पॉटिफाई की मेंबरशिप लेते हैं तो उसको एनुअली रिचार्ज करवाते हैं आप, या मंथली करवाते हैं। जो प्रोविजनल है उसको एनुअली और मंथली समझिए। तो इस तरह से हम स्पॉटिफाई करते हैं रिचार्ज, या हम किसी जैसे हम गूगल या आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या हम गूगल फोटोज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये उसी तरह का लिमिटेड पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन है प्रोविजनल। तो इसमें क्या होता है, हमें एआईबी क्लियर करना होता है। एआईबी जो है एक बार आपने क्लियर कर लिया तो आप परमानेंट मेंबर बन गए, आप फिर वकील हो गए, किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रोविजनल एडवोकेट हैं तब तक आप सिर्फ उसी स्टेट में एनरोल प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस स्टेट में आपने एनरोलमेंट करवाया है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब ये इसी चीज को एज एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो पैरा 54 में एज एग्जाम्पल यूज किया इन्होंने कि इनिशियली जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है 2 साल का, इट इज फर्दर सबमिटेड ओनली। और अगर इफ जो कैंडिडेट है वो पास करता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तब जाके उसको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ही देयरफॉर सबमिटेड दैट फॉर कंसीडरिंग द अफोस्टेड इशू नंबर 7। जो इशू नंबर 7 है वो क्या है? इशू नंबर 7 है एज टू वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग मिनिमम 3 years ऑफ प्रैक्टिस फॉर appearing in the examination of civil judge junior division, which was done away by the court in the case of all India judges association with others supra means upheld needs to be restored। क्या इसको रिस्टोर करने की जरूरत है? एंड इफ सो बाय हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने साल करने की जरूरत है? इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो जो लर्नड सीनियर है वो समझा रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट है उनका। ई देयरफॉर सबमिट दैट कंसीडरिंग पोजीशन ऑफ नेसेसरी टू टेक कंसीडरेशन ऑफ रेगुलेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वी देयरफॉर बाय द ऑर्डर 18 मई 2023 रिक्वेस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट टू कंसीडर अपोजर इशू विद रिगार्ड टू रेगुलेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बोला कि एक काम करो, सारे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ और भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और सारे बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट सारे स्टेट्स की, हम परेशान हो गए, हमें समझाओ हम क्या करें यहाँ पे। तो अब पैरा 55 में क्या हुआ? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नीड टू इंसेंटिव ट्रेनिंग इन लॉ एंटरिंग अपॉन द 4.6 में लिखा हुआ है, देखो भाई, द 2 year इंटेंसिव ट्रेनिंग वुड बी ओवरवेट एडवांटेज इफ देयर एनी द प्रैक्टिस ऑफ द बार विच ऑफ यू हार्डली रिस्ट्रिक्ट और हमारी हिमसेल्फ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, पैरा 20 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर कम है। अब ये अलग अलग ऑपरेटिव पार्ट्स क्या हैं, ये अलग अलग वो हैं कि अलग अलग स्टेट्स का क्या कहना है हायरार्की में, स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल इसमें 20 में क्या लिखा है? इन व्यू ऑफ द यूनिफॉर्मिटी हायरार्की डिजिग्नेशन एज द सर्विस कंडीशन। हाँ जो पार्ट है ना, द प्रैक्टिस इन्वॉल्व मच मोर देन एडवोकेसी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस लेवल पे कोर्ट ने समझा एडवोकेट्स को, वो बहुत अच्छा लगा। नाइदर नॉलेज, जो मैं आपको कह रहा था ना बुकिश लैंग्वेज, ये वो वाला पार्ट है। द रिक्रूटमेंट ऑफ रॉ ग्रेजुएट्स एज जुडिशियल ऑफिसर्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के रॉ ग्रेजुएट्स को जुडिशियल ऑफिसर बनाना, इवन विदाउट ट्रेनिंग एंड और बैकग्राउंड ऑफ लॉयरिंग, लॉयरिंग मींस विदाउट एन एडवोकेट, हैज नॉट प्रूव टू बी एन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा ही नहीं है। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 20 साल से क्या हो रहा था, आपने एनरोलमेंट करवाया, सॉरी आपने आपने 12वीं पास की, आपने लॉ खत्म किया 3 साल 5 साल, उसके बाद आप एनरोल हुए, एनरोल उसके बाद आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, सीधा कॉलेज से सीधा जज। लेकिन कोर्ट ने माना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता रहे हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस द जज हैज टू डिसाइड among other question to of life liberty property and reputation of litigants, to induct graduate from the university to occupy seats such vital power is neither prudent nor desirable। तो इतनी पावर जो है वो ना वो सोच पाते हैं ना वो समझ पाते हैं, डायरेक्ट कॉलेज से सीधे यहाँ ले आना उनको, यहाँ पे लिबर्टी प्रॉपर्टी रेपुटेशन और अब यहाँ ये लिखा हुआ है नाइदर नॉलेज ऑफ knowledge deprived from books nor pre-service training can be an adequate substitute for the first hand experience। जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसको आप ना तो ट्रेनिंग से ना ही किताबों के ज्ञान से चेंज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है। मेरा ये कहना आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक छोटा सा मेरा पास्ट में बड़ा खराब एक्सपीरियंस है, वो मैं कहूँगा। चलो ठीक है मैं बता देता हूँ तो हुआ ये था कि आई वॉज गिविंग एन इंटरव्यू इन नोएडा। देयर वॉज वन लेडी, आई थिंक शी मस्ट बी दी डायरेक्टर और समथिंग। तो मेरे कॉलेज में कंपनी की प्लेसमेंट आई थी, तो वी वेंट देयर एंड दे कॉल्ड मी, आई वेंट देयर। सो वी वर सिटिंग एंड शी आस्क्ड मी डिफरेंट क्वेश्चंस, अलग अलग बातें हुई, अलग अलग चीज़ें हुई, उन्होंने मुझसे पूछा। आई वाज वेरी यंग, मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं थी, मैं आज भी मानता हूँ मुझे नहीं है। एंड आई एक्सेप्टेड एंड आई क्लियरली स्टेटेड दैट आई डोंट नो दैट आंसर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। सो मेरे क्लियर आंसर्स थे, लेकिन शी आस्क्ड मी अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन कि आपको सो सो आई टोल्ड हर कि आई एम जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड मैं चाहता हूँ, मेरे मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहता हूँ, चीज़ें देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ प्रैक्टिस करवाएंगे ये, बट वो एक कॉर्पोरेट फॉर्म थी, आई डेंट नो दैट।
तो अब वो कहने लगे कि अच्छा आपको लगता है किताबों से ज़्यादा आपको रियल दुनिया में सीखने को मिलेगा। मैंने बोला हाँ। तो बोलती है अच्छा ये तो बड़ी गलत स्टेटमेंट है, आपके कहने का मतलब है किताबें ज़्यादा सही हैं और रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जो होते हैं ज़्यादा सही होते हैं। अच्छा किताबों से ज़्यादा आप रियल लाइफ में सीख लेंगे, ये है वो है, आप वो इस तरह की बातें कर लेंगे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा उस दिन कि उनके कहने का मतलब, क्योंकि मेरा पॉइंट ये था कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं जो किताबों में प्रोसीजर लिखा है उसका 5% भी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी बड़ी बात है। प्रोसीजर फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आज केस नहीं करना, आपको चाहिए एडजमेंट। एडजमेंट क्या है? एडजमेंट एक तरीका है कि साहब हम आज काम नहीं करेंगे, आज हमारा मूड नहीं है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है या जो भी है। तो वकीलों के पास ये ऑप्शन रहता है हमेशा। किताब में लिखा है एडजमेंट के प्रोसीजर क्या है, ये करना है वो करना है, इस एक्ट में ये करना है, इस रूल में ये करना है, ये एप्लीकेशन देनी है, ओरली करना है, ये करना है, वो करना है, प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, मेडिकल देना पड़ेगा, मेडिकल रीजन है तो एडजमेंट नहीं ले सकते। कुछ नहीं, जीरो, जीरो। इवन एग्जामेशन की जो एप्लीकेशन होती है, आपका मान लीजिए एक्यूज है, वो उसकी एग्जामेशन की एप्लीकेशन देनी है आपको कोर्ट में कि हमारा एक्यूज नहीं आ पाएगा आज। तो इवन दो एक्यूज की जो एग्जामेशन एप्लीकेशन है, जो सीनियर्स को देखा है मैंने, आप मान लीजिए आपका एक्यूज आया नहीं है तो आप जज को बोल दे ओरल एग्जामेशन पे साहब देख लीजिए, तो वो एग्जाम कर देते हैं ओरल एग्जामेशन पे, आपकी रिटन एप्लीकेशन भी नहीं चाहिए। और प्रोसीजर में क्या लिखा है? रिटन एप्लीकेशन देनी है एग्जामेशन के लिए। सिमिलरली एडजमेंट जो मैं बता रहा था आपको, एडजमेंट जब आप मांगते हैं तो एडजमेंट का ग्राउंड होना चाहिए किताब के हिसाब से। रियल लाइफ में Manoj, my learned senior, is before the Honorable Supreme Court. He's on his legs before Supreme Court. He's on his legs before Saket Court. He's in on his leg before High Court. He can accommodate me. I'm seeking a short accommodation. आप इतना बोलो, जज साहब बोलेंगे ठीक है, फिनिश। ये हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ। एडजमेंट लेना इतना इजी है। तो किताबी ज्ञान उतना इंपॉर्टेंट तो है कि आपको पता हो आप बोल क्या रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ज्यादा कानून में घुसोगे तो एक्चुअल में इतनी किताबें फॉलो नहीं होती, प्रोसीजरल चीजें फॉलो होती हैं, बट उस प्रोसीजर को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना। इतनी सी चीज नहीं समझते लोग, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यही कह रहे हैं ये इसमें। लीगल प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स मच मोर देन एडवोकेसी। वकालत से ज्यादा चीजें हैं। अ लॉयर हैज टू इंटरैक्ट with the several component of the administration of justice unless the judicial officer is familiar with the working of the said component. His education and equipment as a judge is likely to remain incomplete. वही वो कह रहे हैं कि जज साहब अगर वकालत करके नहीं आते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा केस लिस्ट नहीं था और उस दिन गलती किसकी थी? कोर्ट मास्टर की गलती थी। उनको मैटर लिस्ट करना था, नेक्स्ट डेट देनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। नेक्स्ट डे हमें कोर्ट ने डेट बताई थी कि 27 तारीख है और 27 तारीख को हमारा मैटर लिस्टेड नहीं था। हम उस दिन की क्लॉज लिस्ट के लिए देखने गए एडमिन डिपार्टमेंट में। एडमिन डिपार्टमेंट में पता चल रहा है कि ये लोग चढ़ाना भूल गए, उन्होंने अपनी गलती ठीक की, हमारा मैटर एडवांस लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन वो फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट में लगाया उन्होंने कोर्ट में। कोर्ट नंबर 24 में 86 तक थी सप्लीमेंट्री, हमारा 87 लगाया उन्होंने। और फिर जज साहब ने लिया भी, उसको टेकअप भी किया। कोर्ट नंबर 24 दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह की प्रोसीजरल चीजें जब आप घिसवाते हो अब आप रगड़ते हो, समय बिताते हो कोर्ट में, तब आप समझते हो, आप ग्रेविटी समझते हो कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। मैं मानता हूँ उन बच्चों के लिए बहुत बुरा है ये। मैं अगेन अगेन दोबारा बोल रहा हूँ ये कि उन बच्चों के लिए ये बहुत खराब है जो लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो अपनी लाइफ के 3 साल नहीं दे सकते हैं एडवोकेसी के लिए। जो लोग चाहते थे कि 3 साल का ग्रेजुएशन कर लें या 5 साल का ग्रेजुएशन कर और एलएलबी कर लें और उसके बाद सीधे जज बन जाएंगे। मान लीजिए एक 20 साल का लड़का 5 साल ग्रेजुएशन करता, 5 साल ग्रेजुएशन करता है, 25-26 का हो जाता है, वो चाहता है 26-27 में मैं जज बन जाऊँ। वो बन सकता था, लेकिन अब उसको 25-26 बाद 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये प्रोसीजर है। वो मेनी स्टेट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं 3 ईयर, वही बता रहे हैं कि वो दूसरे स्टेट्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये नहीं हो सकता, क्या है, ड्यूटी जो है वो निभानी पड़ेगी। पैरा 58 देखिए, द कोर्ट फर्दर फाउंड दैट नाइदर नॉलेज डिप्राइव्ड फ्रॉम found neither knowledge deprived from book pre-service training could be an adequate substitute for the first time experience working of the court system administrative justice। वही मैं बता रहा हूँ, जो वही लिखा है इसमें। शेट्टी कमीशन का भी देख लीजिए, पैरा 59 में लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें 8.30 में लिखा है, एज टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ कमीशन 14 रिपोर्ट रिकमेंडिंग 3 ईयर प्रैक्टिस द बार, वी मे स्टेट दैट द ऑब्जर्वेशन evidently based on the then existing system legal education the commission made in the 1958 when the LLB degree was 2 years। वही मैं बता रहा हूँ, इन द प्रेजेंट सिस्टम लीगल सिस्टम में 5 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर देमसेल्फ अटेंड द कोर्ट कंपलसरी एज टू 5 ईयर में कंपलसरी कोर्ट में भी ले जा। पैरा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। पैरा 8.33, इसको फोल्ड करके घर में इसको फ्रेम करके दीवार में लगवा लीजिए। पैरा 8.33 पेज 43 का है ये, इस जजमेंट का। इट इज नॉट आउट द प्लेस टू मेंशन दैट द स्टूडेंट कमिंग आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक एनएलयू, जो एनएलयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस के बच्चे हैं, जो बैंगलोर टू बी बेटर इक्विप्ड एंड मोर इन्फॉर्म देन अ जूनियर एडवोकेट विद 3 ईयर स्टैंडिंग।
Students from National School of India universities are the favorites of the campus selection multinational. Every year, multinational companies land at the school campus, select student, and the final year by offering a fat salary of 20,000 से 25,000. The entire purpose of establishing the NLU university is to produce good law graduate for enriching the Indian bar. The purpose have been practically refuted by insisting upon 3 year bar practice as a precondition for entering judicial services. ये लिखा वे में है कि 3 साल की प्रैक्टिस गलत हो रही है, लेकिन जो लिखा है वो कितना इंपॉर्टेंट लिखा है कि एनएलयूज में 20-25 हज़ार रुपये ऑफर कर देते हैं स्टार्टिंग में ही, बच्चे पागल हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब इस तरह से जो बार का है वो नुकसान हो रहा है। एनएलयू का पर्पस हमेशा से था एनरिच्ड, अच्छे पढ़े लिखे अधिवक्ता, जजेस, इन सबको निकालना। जो एनएलयू के बच्चे टॉप पे होते हैं, नो डाउट, बीट एनी स्टेट, एनी लोकल कॉलेज, एनी नेशनल कॉलेज, एनी कॉलेज एफिलिएटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एनी कॉलेज बीट, दे कैन नॉट कम्पीट विद एनएलयूज। उनके बच्चे इतने शार्प होते हैं, लेकिन वो बच्चे भी शार्प नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो मेजरली उनको उठा ली जाती हैं कंपनियां, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रिकमेंडेशन थी कमीशन की जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको। और इसमें फिर पैरा 61 है, कोर्ट अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट से अमेंड देयर रूल एनेबल द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट मे नॉट इवन हैव अ सिंगल डे एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस लॉ। अब इसमें एक और एक टेक्निकल इशू ये भी आया कि एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल ये कहने लगे कि प्रोविजनल, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है, मैं स्टार्टिंग से इसलिए समझाता हूँ ताकि हे वाया या कंफ्यूजन ना हो, जो मुझे बड़ा कंफ्यूजन लगता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है, वो अब 3 साल का ग्रेजुएशन करता है किसी भी कॉलेज से, इसके बाद वो कहता है 3 साल एलएलबी करूंगा, 6 साल ये होगा। तो 3 साल के एलएलबी के बाद, तो 3 साल के एलएलबी के बाद क्या होगा, वो एनरोल करवाएगा एज एन एडवोकेट। अब जो मान लीजिए फॉर 1 जनवरी 2025 को उसने एनरोल करवाया एज ए एडवोकेट, वो प्रोविजनली वो हो गया, एनरोल हो गया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 को उसने एनरोलमेंट करवा लिया है अपना, और वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एज एन एडवोकेट एनरोल हो गया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो, उसके पास 2 साल है, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करेगा, 2 साल है। अब वो क्या करता है, 1 जनवरी से 2 फरवरी, 1 जनवरी से 2025 से 1 जनवरी 2026 से जाता है। तो 2 साल ये खत्म हो गए, 25-26, क्योंकि 25 का माना जाएगा पूरा, क्योंकि 1 जनवरी को लगवा लिया, तो 25-26 2 साल हुआ। वो क्या करता है, 2026 के नवंबर में क्लियर कर लेता है, ठीक है। वो क्लियर कर लेता है, और अगले साल 27 में, तो 25-26-27 3 साल हो गए, तो 27 1 जनवरी के पास वो कर लेता है एग्जामिनेशन, दे देता है इसका ऑल इंडिया ये जुडिशरी का एग्जाम दे देता है वो। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब वो एक लड़का है जिसने 2 साल प्रोविजनल में कुछ नहीं किया ना, उसने प्रैक्टिस की, तो और 1 साल बस और उसके बाद उसने एग्जाम दिया एबी का, वो क्लियर हो गया, परमानेंट एनरोलमेंट हो गया, क्योंकि परमानेंट एनरोलमेंट के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मान लेते हैं, तो 3 साल अभी कैलकुलेट हो गया, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2027 को 3 साल हो गए। वो जाएगा, एग्जाम देगा, क्लियर करेगा और जज बन जाएगा। लेकिन अब इसमें टेक्निकल ग्लिच ये है ना कि अब इसको प्रोविजनल बच्चे को हम माने कैसे कि इसने प्रोविजनल या एआईबी क्लियर करे हुए बच्चे को भी हम माने कैसे कि इन्हें 3 साल प्रैक्टिस की है, क्योंकि रूल में तो लिखा है 3 ईयर प्रैक्टिस। तो इन्होंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, यही लिखा है पैराग्राफ, दिस कोर्ट अकॉर्डिंगली डायरेक्ट ऑल द हाई कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अमेंड देयर रूल्स सो एज टू एनेबल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हु मे नॉट इवन हैव अ सिंगल डे एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एज अ लॉयर टू बी एलिजिबल टू कंप्लीट एंड एंटर द जुडिशियल सर्विस। द कोर्ट फर्दर रिकमेंडेड फ्रेश रिक्रूट इनटू द जुडिशियल सर्विस शुड बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग नॉट लेस देन 1 ईयर, प्रिफरेबली 2 ईयर्स। ये इस तरह से अलग अलग उन सबका कहना है, जो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ कहाँ मेंशन है। अलग अलग हाई कोर्ट्स का जो जो कहना था, सारे मेनली हाई कोर्ट्स ने कहा है 3 साल। The High Court of Allahabad as well as High Court of Calcutta also supported the reintroduction of the requirement for some prior practice to appear for examination. हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने कहा कि 1 साल का करो भाई प्रैक्टिस, कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट गुजरात ने कहा 2 साल का। तो अलग अलग ने कहा, वही जो मैं कह रहा हूँ, काउंट कब से होगा, इट इज फर्दर टू बी नोटेड थ्रू 1 or 2 हाई कोर्ट्स हैव स्टेटेड द एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड फ्रॉम द अबव डेट ऑफ व्हिच एआईबी इज पास्ड। एआईबी मैंने क्या बताया अपने एग्जांपल में, 1 जनवरी 2027, मान लो उसने नवंबर में पेपर दिया 26 में, तो 26 नवंबर 2026 में उसने पेपर दिया, और 1 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, 26 ने उसने क्लियर कर लिया, तो 1 दिसंबर 26 उसका एआईबी का ईयर माना जाएगा। तो क्या उस दिन से उसको एडवोकेट काउंट किया जाएगा? इस जजमेंट के हिसाब से उस दिन से उसको एडवोकेट काउंट किया जाएगा। इससे पहले 2025 1 जनवरी को जो एनरोल हुआ था वो प्रोविजनल, वो काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोविजनल है। काउंटेड फ्रॉम द डेट एआईबी, यही ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये यही इशू चल रहा है यहाँ पर, 2 साल 3 साल। We are conscious on the fact that the initial year of opportunity available to a young lawyer rush from college will minimum, however, subject to court more particularly region brief with the onerous duties responsible for every stakeholder judicial system being in the central region making process.
पावर जस्टिस डिस्पेंसेशन जजेस वही बता रहे हैं। जजेस जो करते हैं किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान, प्री सर्विस ट्रेनिंग एडुकेट नहीं है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, कोर्ट का एनवायरनमेंट जरूरी है, लॉयर जजेस कैसे फंक्शन करते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, अपने सीनियर कैसे रखते हैं, बिहेवियर कैसा होता है। बहुत सारे हाई कोर्ट की कितनी कितनी वो भी आई है, कंप्लेंट्स भी आई हैं, कैसे जो नए जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं वो एक दूसरे से तमीज से बात नहीं करते, या बहुत सारे इश्यूज हैं उनके बीच में। पैरा 84 दैट लीव्स ऑन द क्वेश्चन एज टू वेदर सच एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट। पैरा 84 में कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। We therefore, in agreement with the view expressed by the Most High Court, that requirement of reintroduction of a certain number of years practice would be necessary, which is 3 years. 85 में क्या लिखा, दैट लीव्स द क्वेश्चन वेदर सच एक्सपीरियंस शुड बी। अकाउंट कहाँ से करना है, एआईबी से करना है कि प्रोविजन से करना है, जो मैं बता रहा आपको। अब ये एग्जांपल देखिए इन्होंने क्या दिया है, दैट लीव्स द क्वेश्चन एज टू वेदर सच एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड द डेट ऑन व्हिच द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नॉर्मली इज ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच कैंडिडेट पास एआईबी। दो श्री मार्बल आल्सो रेज द रजिस्ट्रेशन काउंटेड द सच एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड फ्रॉम पासिंग एआईबी। इनने कहा एआईबी से, व्हिच हैज बीन आल्सो सपोर्टेड बाय राधिका गुप्ता लंडन काउंसिल, बार काउंसिल विल हैव टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम जूनियर बार एंड आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यंग कैंडिडेट्स। देयर कुड बी वेरियस रीजन एज टू व्हाई दैट यू आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ अपीयरिंग इन एबी। वही बता रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ए भी ना दे पाए डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पे रिजल्ट देती है, बिल्कुल सही बात है। उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी एग्जाम देने की पर्टिकुलर ईयर। इट विल बी, क्योंकि एक साल में 2 ही बार होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इट विल बी रेलेवेंट टू कैंडिडेट रिसीव द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंटाइटलमेंट टू प्रैक्टिस विद द स्टेट एंड विद वन हैव सेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन नॉट टू बी शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हैज बीन काउंटेड टू अ कैंडिडेट। अनदर कंसर्न, अब यहाँ पे एक और कंसर्न एक्सप्रेस सम कैंडिडेट। अब मान लो अगर प्रोविजनल से काउंट कर लेते हैं, इनकी बात मान लेते, तो इशू क्या है यहाँ पे। Another consideration, the same candidate may only keep the provisional registration and would not entitled to appear of the civil judge judicial division 2 year examination. Why the examination after they complete 2 year examination, it is submitted that candidate may not actually practice even a single day and only on the basis of provisional registration apply for the civil judge exam. This would be in turn of frustrate every purpose providing, सारा पर्पस ही खत्म हो जाएगा जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ इनने क्या कहा, वी फाइंड दैट द सेट कंसर्न कैन बी एड्रेस्ड ओनली बाय द मोर ऑफिशियल कोड। अब क्योंकि मान लीजिए, देखिए वो बात ठीक है कि बच्चों का नाम ध्यान रखेगा कोर्ट, ये करेगा वो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखिए ऑफिशियल कोर्ट जो है वो ध्यान रख लेंगे, उनको याद रहेगा कौन बच्चा आ रहा है प्रैक्टिस करने कौन नहीं, नंबर ऑफ लॉयर कम है वहाँ पे। लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स वर्किंग एट द स्टेशन कैन सर्टिफाई द सर्टिफिकेट प्रैक्टिस बिफोर। वो तो कर सकते हैं कि उनने 3 साल किया है कि नहीं। डिफिकल्टी कहाँ आएगी, लार्जर स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इतनी भीड़ है, कहाँ से याद रखेगा कि ये बच्चा आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो अब क्या करेंगे, एट सच प्लेसेस इट कुड बी प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट बाय एन एडवोकेट। तो अब क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट जो है वो वकील साहब जो मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो एंडोर्स करेंगे, ड्यूली एंडोर्स। एक तो वकील साहब एंडोर्स करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट के, या प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर जो स्टेशन के होंगे, वो सर्टिफाई करेंगे ये जो बच्चा है, ये बालक है, ये बालिका है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे थे इस कोर्ट में कितने साल के लिए, नंबर ऑफ रिक्विजिट ईयर जितने चाहिए, यानी 3 साल। इन सो फार एज कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग बिफोर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट वही अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते तो वहाँ सर्टिफाइड करेंगे वही वकील, और जो मिनिमम सेटिंग 10 ईयर की होंगी बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेट, और एनी ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हो भी। और इसमें उन बच्चों को भी कंसिडर किया गया है जो कि लॉ क्लर्क्स की तरह काम करते हैं विथ ऑफ जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर इन कंट्री शुड आल्सो बी कंसिडर, इनको भी कंसिडर किया गया। कंक्लूजन दे दिया कोर्ट ने, यहाँ खत्म होती है हमारी जजमेंट। ऑल हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट रिलेवेंट रूल्स एक्सेप्ट कोर्ट रिजर्वेशन एलडीसी प्रमोशन ऑफ द कार्टर सिविल जज एंड हायर जुडिशियल सर्विस इंक्रीज 25% बढ़ गया 10 से। ऑल इंडिया कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंट्री शैल अमेंड द रिलेवेंट सर्विस रूल्स, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस अपीयर टू एलडीसी फॉर प्रमोशन कार्टर सर्विस डिवीजन हाई कोर्ट टू बी 3 year सर्विस एज सिविल जज सीनियर एंड टोटल सर्विस रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन इंक्लूडिंग रेंडर एज सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड सिविल जज सीनियर इज टू बी एट 7 years. Number 3, all the High Court and the state government of the country shall amend relevant service rules in effect of 10% post of the Carter Civil Judges Senior Division be reserved accelerated promotion civil judge junior division candidate though LTCE mechanism. The minimum qualifying service required for appearing in the LTCE shall be 3 years service as a junior division. और इसके बाद है needless to state that it is a post reserved for LTC, either civil judge, civil division, or direct higher jurisdiction remain vacant. The same shall be filled through regular promotion on the basis of merit cum seniority in the particular filing of the vacant post. The ratio considered LTCE have to be carried on the simultaneous selection process carried over the regulation promotion to the same year. Number 5, High Court and the government of the state vacancy of LTC are not to be calculated on the basis of Carter strength, shall be relevant to service rules to be effective and vacancy LTC to calculate on the basis of Carter strength. Number 6, all the High Court and state government in the countries where the rule are not framed, the frame of adequate registration will be considered the Carter High Court judiciary of the court Carter division shall frame fresh rule amend the rule keeping in the various sector like whether the candidate possesses updated knowledge of the law, quality judgment rendered in the judiciary ACI judiciary in the prescribing by their disposal rate or proceeding by the performance of the judicial rate via voice and the general procession of awareness and also communication skills. Number 7,
ऑल द हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंट्री शैल अमेंड द रेलेवेंट रूल रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट डिजायर टू अपीयर, जो अपीयर होना चाहते हैं पोस्ट सिविल जूनियर जज के लिए मस्ट हैव, इनके पास 3 साल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट रूल शैल मैंडेट द कैंडिडेट, इन कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोड्यूस करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ड्यूली सिग्नेचर सर्टिफाइंग बाय या तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर उस कोर्ट के, या किसी एडवोकेट जो कि 10 साल की प्रैक्टिस कर रहा हो, जो कि ड्यूली एंडोर्स वो भी होगा बाय प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर एज जो स्टेशन पे होगा। इन कैंडिडेट हुआ प्रैक्टिसिंग बिफोर हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट कर रहे हैं वही जो मैंने बताया 10 साल, वही 10 साल बना होगा। लॉ क्लर्क जो स्टूडेंट काम करते हैं जजेस और जुडिशियल ऑफिसर के साथ, उनको भी काउंट किया जाएगा इसमें। और द रूल शैल आल्सो मैंडेट दैट कैंडिडेट हु अपॉइंट एज अ पोस्ट सिविल जज, जो पोस्ट संभालेगा इस सब तमाशे के बाद जूनियर डिवीजन जज बनेगा, उसको कम से कम कंपलसरी 1 साल की ट्रेनिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट कैंडिडेट डिजायर अपीयरिंग एग्जाम एंड डेट ऑफ प्रोविजनल, और कब से कैलकुलेट किया जाएगा, इनडायरेक्टली दैट नंबर ऑफ ईयर प्रैक्टिस कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट डिजायरस फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, कब से, प्रोविजनल एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न स्टेट बार काउंसिल, जब से आपने प्रोविजनल करवाया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने, मेरा एग्जांपल याद है, 1 जनवरी को आपने एनरोल किया प्रोविजनल, तो आप 1 जनवरी हो आप। तो इट इज फर्दर डायरेक्टेड द रिक्वायरमेंट मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू केसेस कंसीडर हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड सिलेक्शन प्रोसेस, जहां सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है सिविल जूनियर्स का, उन पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जज उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी जैसे भी जैसे हो रही होगी पिछले रूल के हिसाब से, ये रूल अप्लाई नहीं होगा उन पे ऑल अमेंडमेंट टर्म्स ऑफ प्रोसेस, क्योंकि ये इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता तो पुराने सब अपॉइंटमेंट भी पंगे में पड़ जाती। ऑल अमेंडमेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन 3 year and date of judgment concerned judgment should have needless to say the recruitment process have appearance of deep लेकर रिकॉर्ड डेप्थ डीप ग्रेटिट्यूड और रेजिस्टेंट एंड सिद्धार्थ भटनागर एंड अमेरिकस क्यूरे। अमेरिकस क्यूरे कौन है? अमेरिकस क्यूरे वो जिनको कोर्ट अपॉइंट करता है इंडिपेंडेंट पार्टी इज एबल टू असिस्ट, और फिर इन सबको धन्यवाद कर रहा है कोर्ट वैल्यूबल सजेशंस के लिए, बड़े बड़े दूसरे इशूड बाय दिस कोर्ट, वी आल्सो प्लेस एप्लीकेशन ऑफ सीनियर काउंसिल अपीयरिंग हाई कोर्ट्स एंड दिस इज द जजमेंट है 20 मई 2025। इस चीज़ को अपनी डायरीज में लिख लीजिए कि अगर आपको वकील पसंद नहीं थे, वकालत पसंद नहीं थी, तो आपको जुडिशरी भूलनी पड़ेगी, आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है। जूनियर डिवीज़न उसका क्राइटेरिया है, जूनियर डिवीज़न के थ्रू ही आपको ऊपर जाना पड़ेगा। उनके प्रमोशन की बात हुई इस वीडियो में, इस जजमेंट में, कैसे उनको एक कोटे में रिजर्वेशन मिलेगा, एलडीसी अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो मैं बता चुका हूँ। दूसरा, क्या क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स है टू बी ए जूनियर डिवीजन ऑफिसर, वो भी मैं बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास करने के बाद आप 3 साल या 5 साल का एलएलबी करते हैं, उसके बाद आप प्रोविजनल एनरोलमेंट करवाते हैं एज आ एडवोकेट। प्रोविजनल एनरोलमेंट किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, जो कि 2 साल का होता है, जिस टाइम जिस वक्त जिस डेट पे आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ वो आपके सर्टिफिकेट पे छपी होगी, जिस जो जो डेट आपके सर्टिफिकेट पे छपी होगी वो डेट आपकी एनरोलमेंट डेट मानी जाएगी, उस दिन से आप एडवोकेट हो। वो डेट काउंट करके उस डेट से 3 साल गिनने हैं आपको, उस डेट से 3 साल जब भी हो रहे हैं, तो तो तब उसके बाद आप जूनियर डिवीजन जज का एग्जाम भर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। इस 3 साल में क्या करना है आपको? इस 3 साल में किसी भी वकील के अंडर में या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस के बाद क्या करना है? जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो उसी कोर्ट के किसी 10 साल सीनियर एडवोकेट के सिग्नेचर करवा लो एक सर्टिफिकेशन पे, जो ड्यूली एंडोर्स कर रहा हो कि हाँ इन्हें 3 साल काम किया है। और फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल जज जो होगा, या फिर मान लीजिए वहाँ का जो इंचार्ज होगा कोर्ट का, या जो भी होगा ऑफिसर इंचार्ज, वहाँ पता कीजिए कौन है, उससे आप सर्टिफिकेट पे लिखवाइए। और क्योंकि ये उसका कंटेंट क्या होगा, आपको उसमें लिखना क्या है, ये सब मैं तो नई वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि जजमेंट अभी की है, 20 मई की है, तो अभी किसी ने सोचा भी नहीं है क्या होगा। जो कि आप नॉर्मल एक सर्टिफिकेट होता है उसी तरह का सर्टिफिकेट होगा। बात करते हैं क्या ये जजमेंट सही है क्या गलत है। देखिए, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कहना आखिरी कहना होता है, उसके बाद ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। तो कोर्ट का जो कहना है वो सब सही है, कोर्ट का कहना सर माथे पे हमारे और आपके। वैसे तो चैलेंज किया, क्या आप इसको चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये 3 जजेस बेंच है, 5 जजेस बेंच बैठाई जा सकती है, 9 जजेस 13 जजेस तो बैठाए जा सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से ठीक भी है, या इसके दूसरे पहलू भी ध्यान में रखने होंगे। पर क्या हम अभी रेडी हैं इसी तरह के? क्योंकि जजमेंट में आप बीच के पैरा मैंने मिस किए, मैंने बताए हैं, जो मैं कुछ मिस भी हुए हैं, जो कि मैंने पूरा रीड नहीं किया आपके वीडियो के लिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। लेकिन इस जजमेंट को मैं मेंशन कर दूंगा मेरे वीडियो के लिंक में, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे हाईकोर्ट ने कंप्लेन भी की है कि जो जूनियर जजेस आ रहे हैं उनको बड़े बदतमीज हैं, वो कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई है। ऐसा नहीं है कि उन वो लायक नहीं है उसकी, ऑब्वियसली लायक है यार, मजाक नहीं है। जूनियर जज का एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद मेरिट में आना, फिर इंटरव्यू देना, वाइवा देना, ये सब दे के वो पहुंचते हैं वहां तक, तो उनका घमंड उनकी रिस्पेक्ट अलग है। लेकिन हमें भी ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सही कहा या नहीं।
तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, यू वर बीइंग अ वेरी पेशेंट ऑडियंस। थैंक यू।